व्लैड ड्रैकुला या व्लैड 3 यानी व्लैड द इम्पेलर, जो कि 15वीं सदी का एक डरावना नाम था। मगर क्या आप जानते हैं कि ड्रैकुला का जो रूप आज हम देखते हैं, एक खून पीने वाला वैम्पायर, वो असल कहानी से कितना अलग है? ये कहानी आपको ले जाएगी एक असली राजा की दुनिया में, जिसे समय ने एक राक्षस बना दिया। कुछ इतिहासकार उसे एक न्यायप्रिय शासक के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन वो बहुत क्रूर था, जिसने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसे ये उपनाम इसलिए मिला क्योंकि दुश्मनों को मारने का उसका पसंदीदा तरीका उन्हें लकड़ी के खंभे पर लटका देना था। कहा जाता है कि व्लैड ड्रैकुला को अपने मरते हुए पीड़ितों के बीच भोजन करना और उनके खून में अपनी रोटी डुबोना पसंद था। क्या वे खूनी कहानियां सच हैं या अज्ञात हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि इन कहानियों ने स्टोकर की कल्पना को प्रेरित किया और काउंट ड्रैकुला को बनाया, जो ट्रांसिल्वेनिया से भी था, अपने शिकार का खून चूसता था और उसके दिल में खूंटी ठोककर उसे मारा जा सकता था। तो आए जानते हैं कि क्या है व्लैड ड्रैकुला का सच। व्लैड 3 का जन्म 1431 में ट्रांसिल्वेनिया में हुआ। उसके पिता व्लैड 2 ड्रैकुला कहलाते थे, जो एक रोमन ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के सदस्य थे। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो क्रिश्चियनिटी की रक्षा के लिए बनी। इसी वजह से व्लैड को सरनेम मिला था ड्रैकुला, जिसका मतलब था सन ऑफ द ड्रैगन। पर उसकी कहानी इतनी सरल नहीं थी। जब व्लैड 13 साल का था, उसे और उसके छोटे भाई राडू को उसके ही पिता व्लैड 2 ने ओटोमन सुल्तान मुराद 2 को उनके दरबार में बंदी के रूप में सौंप दिया था, इस शर्त पर कि वो ओटोमन साम्राज्य के साथ वफादार रहे। पर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण था उसका वॉल्चिया राज्य पर हंगरी की मदद से कब्जा करना। असल में उस समय वॉल्चिया का राजा व्लैड 2 का ही सोतेला भाई अलेक्जेंडर एल्डिया था, जिसने अपने जीवन काल में ओटोमन सुल्तान मुराद 2 के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अलेक्जेंडर एल्डिया की 1436 में मृत्यु के बाद उसने हंगरी की मदद से 1437 में वॉल्चिया पर कब्जा कर लिया और बाद में उसने ओटोमन साम्राज्य से भी युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई। यही कारण था कि व्लैड 2 को बंदी बना लिया गया और जब उसे ओटोमन की कैद से रिहा किया गया तो ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान मुराद 2 को भरोसा दिलाने के लिए अपने दोनों बेटों व्लैड 3 और राडू को मुराद को सौंप दिया। यहाँ व्लैड और राडू मुराद के बेटे मेहमद के साथ रहे। मेहमद व्लाड और राडू दोनों के साथ भाई की तरह पेश आता था, लेकिन मेहमद को क्या पता था कि जिस व्लैड के साथ वो अपने साम्राज्य में रह रहा है, आने वाले समय में वो उसका एक सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरेगा। यहाँ व्लैड ने तुर्कों की रणनीति और क्रूरता को करीब से देखा। इस दौरान उसने ये भी सीखा कि कैसे डर के सहारे लोगों पर शासन किया जा सकता है। 1448 में व्लैड ने अपने पिता के राज्य को वापस पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असल में 1456 के बाद ही उसका शासन मजबूत हुआ। व्लैड काफी कठोर था और उसका सबसे बड़ा मिशन था अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जो दुनिया भर में मशहूर हो गया, इम्पेलिंग। इसमें लकड़ी के नुकीले खंभों पर शरीर को घोम दिया जाता था। यह तरीका इतना भयानक था कि उनके दुश्मनों के मन में उनके प्रति भय बैठ गया। व्लैड कभी भी ओटोमन साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार नहीं करना चाहता था। यही कारण था कि हंगरी की मदद से वो ओटोमन को खत्म करना चाहता था। हालांकि उसे हंगरी की सेना की मदद कभी नहीं मिली, फिर भी उसने जंग जारी रखी ओटोमन से। उसने मेहमद को भी जंग में मारने की कई बार कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। व्लैड की सेना मेहमद की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी। यही कारण था कि उसने गोरिल्ला तकनीक अपनाई, जिसमें वो अचानक जंगल से निकलते और मेहमद की सेना पर हमला करके और फिर एकदम अचानक से जंगल में वापस गायब हो जाते। इस तरह उन्होंने ओटोमन साम्राज्य की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। लंबे खूनी संघर्ष के बाद आखिर में व्लैड को हार मिली। लेकिन
व्लाड को ये कभी भी स्वीकार नहीं था कि मेहमद का वलाचिया पर कब्जा हो, इसलिए अपनी नफरत में उसने 20,000 टर्किश सिपाहियों को एक साथ लकड़ी के नुकीले खंभों में लटका दिया और ये एक बड़े जंगल को 8 किलोमीटर तक लाशों से भर दिया। ये सब देखने के बाद सुल्तान महमद का दिल सहम गया, क्योंकि उसकी नजर जहां तक जाती थी वहां उसे खंभों में लटकी लाशें ही लाशें दिख रही। ये इतना भयावह नजारा था जिसे सुल्तान कभी भी नहीं भूल पाया। असल में व्लाड चाहता था कि अगर महमद को वलाचिया का राज मिल ही रहा है तो वो राज मुर्दों पर करे, ना कि जीवितों पर। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर का भी हिस्सा था। वलाचिया पर ओटोमन के कब्जे के बाद महमद ने राडू को यहाँ की सत्ता सौंप दी और यहाँ का उसको राजा बना दिया। साथ ही उसने अपने 2000 सैनिक भी राडू को दे दिए। 1475 में राडू की लंबी बीमारी से मृत्यु के बाद बसाराब लायोटा को वॉल्चिया की सत्ता फिर से हासिल हुई। बसाराब राजवंश का नाम वोइवोड बसाराब के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने हंगरी के साम्राज्य से वॉल्चिया की स्वतंत्रता प्राप्त की थी और असल में वे ही वॉल्चिया के पहले शासक थे। लेकिन बसाराब को कहाँ पता था कि व्लाड ड्रैकुला ओटोमन सुल्तान महमद से हारने के बाद फिर से अपनी सत्ता हासिल करने के लिए आने वाला है। अब जानते हैं व्लाड द इम्पेलर की मृत्यु के बारे में। आखिर व्लाड द इम्पेलर की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में कई सिद्धांत हैं, पर वास्तव में ये कैसे हुआ होगा, इस घटना के बारे में कोई प्रत्यक्षदर्शी या लिखित विवरण नहीं है। उस समय लिखने वाले इतिहासकार लेखक केवल परिवार और सहयोगियों के साथ साक्षात्कार के आधार पर ही अनुमान लगा सकते थे। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार व्लाड की मृत्यु दिसंबर 1476 के अंत में या जनवरी 1477 की शुरुआत में हुई। वह तुर्की ओटोमन साम्राज्य और बसाराब राजवंश के उत्तराधिकारी लायोटा बसाराब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जिसने वॉल्चिया पर अपना दावा किया था। व्लाड को मोल्दाविया के वोइवोड, जो कि उस समय एक गवर्नर की पदवी थी, स्टीफन द ग्रेट का समर्थन प्राप्त था। हंगरी के राजा मैथियस कॉर्विनस ने भी व्लाड को वॉल्चिया के वैध शासक के रूप में मान्यता दी, हालांकि उसने सेना से कभी उसकी मदद नहीं। स्टीफन द ग्रेट और व्लाड ने मिलकर 1475 में वॉल्चिया के वॉइवोड के पद से बसाराब लायोटा को बाहर निकालने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। लायोटा बसाराब को बोयर्स द्वारा वॉइवोड के रूप में चुना गया था। बोयर्स पूर्वी यूरोपीय राज्यों में कुलीन वर्ग के सर्वोच्च पद थे और वे राजाओं के बाद दूसरे स्थान पर आते थे। वे व्लाड की क्रूरता और शासन से बहुत नाखुश थे। इस प्रकार जब बसाराब ने अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए ओटोमन्स की सहायता मांगी, तो उन्होंने बसाराब का समर्थन किया। व्लाड इस सेना के खिलाफ लड़ते हुए मर गया और मोल्दाविया के स्टीफन ने बताया कि उसने व्लाड को जो मोल्दावियन सेना दी थी वे भी युद्ध में मारे गए। ये युद्ध आधुनिक रोमानियाई शहरों बुखारेस्ट और किरीगियू के बीच कहीं हुआ था। व्लाड के साथ उस समय 2000 मोल्दावियन सैनिकों की सेना थी, लेकिन जब वे तुर्की सैनिकों, जिनकी संख्या उस समय 4000 थी, से गिर गया तो उसके साथ लड़ने वाले केवल 200 सैनिक ही थे। कहा जाता है कि व्लाड ने अपनी जान बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में व्लाड और उसके सैनिक इस युद्ध में मारे गए और केवल 10 सैनिक ही बच पाए। यह वह संस्करण है जिसे अधिकांश इतिहासकार सत्य मानते हैं, क्योंकि यह वही विवरण है जो स्टीफन द ग्रेट ने स्वयं दिया था। कहा जाता है कि जीवित बचे उन 10 सैनिकों ने ये कहानी स्टीफन तक पहुंचाई थी। व्लाड की मृत्यु के बाद कथित तौर पर ओटोमन्स ने उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। व्लाड के सिर को ओटोमन सुल्तान महमद के पास भेजा गया और उसने चेतावनी के तौर पर कॉन्स्टेंटिनोपल में एक ऊंचे खंबे पर व्लाड के सिर को टांग दिया। तो अब बात करते हैं ड्रैकुला के मिथ के बारे में। व्लाड ड्रैकुला सच में एक अत्याचारी था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका खून पीने वाला वैम्पायर बनने का मिथ कहां से शुरू हुआ? तो कहा यह जाता है कि हंगरियन राजा और टर्किश सुल्तान महमद II ने ही उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। उन्होंने यूरोप भर में कई पत्रिकाएं छपवाई जिसमें बताया गया कि व्लाड अपने शिकार का खून पीता है। इसके बाद पब्लिश हुई ब्रैम स्टोकर की नॉवल
जो कि 1897 में आई। ब्रैम स्टोकर एक आयरिश राइटर था जिसने अपनी नोवेल ड्रैकुला उसने व्लैड की कहानी और रोमानियन लोक कथाओं को मिलाकर एक नया कैरेक्टर बनाया, काउंट ड्रैकुला, एक इमोर्टल वैम्पायर जो रात को जीता है और खून पीता है। अब इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है? व्लैड ड्रैकुला एक अत्याचारी था या फिर एक देशभक्त? ये कहानी सच और कल्पना के बीच की एक मिसाल है। असल व्लैड एक निर्दयी योद्धा था जिसे दुनिया ने एक राक्षस बना दिया, लेकिन जो ड्रैकुला आज दुनिया जानती है वो सिर्फ एक फिक्शन है जो समय के साथ बदलता गया। तो अब जब भी आप एक वैम्पायर मूवी देखें या काउंट ड्रैकुला का जिक्र सुने, याद रखें कि इसका सच एक खूनी लेकिन दिलचस्प इतिहास में छुपा है।